हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था आर एनवायरनमेंट के बारे में कुछ चीज़ें, जैसे कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है, इकोसिस्टम किसे कहते हैं। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो था जिस पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट करके उसे नॉन पॉइजनस सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं, और इसका टोटली ऑपोजिट था नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो आई होप लास्ट क्लास का आपको याद होगा, तो उसी के साथ आगे बढ़ते हैं। लेक्चर नंबर 13। आज हम पढ़ते हैं फूड चेन्स के बारे में। अब कोई ऑर्गेनिज्म किसी ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करता है, फिर उस ऑर्गेनिज्म को कोई फर्दर ऑर्गेनिज्म कंज्यूम कर रहा है, तो एक सीक्वेंस चल रही है ना। तो इस सीक्वेंस कंजम्पशन को ही हम क्या कहते हैं, फूड चेन। जैसे ग्रास है, ग्रास को खाया डियर ने, डियर को खाया लॉयन ने, तो ये एक सीक्वेंस में चला कि ग्रास डियर ही खाएगा, डियर को लॉयन ही खाएगा। तो ये सारी चीज़ें, अगर ये कंजम्पशन सीक्वेंस वाइज है तो इसे क्या बोलेंगे, फूड चेन। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, द सीक्वेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अ कम्युनिटी in which one organism consumes the another organism to transfer food energy is called a food chain। सर कुछ समझ नहीं आया बेटा, वही चार चीज़ें याद रखनी है कि एक सीक्वेंस होगी किसके बीच में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में, किस लिए, ताकि वो कंज्यूम कर सकें और फूड की एनर्जी ट्रांसफ़र हो सके। चार चीज़ें क्या क्या, सीक्वेंस होगी किसके बीच में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में, किस लिए, ताकि वो कंज्यूम कर सके और ट्रांसफ़र हो सके एनर्जी। तो यही डेफिनेशन है, द सीक्वेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन अ कम्युनिटी इन विच एन ऑर्गेनिज्म कंज्यूम्स अनदर ऑर्गेनिज्म टू ट्रांसफ़र फूड एनर्जी इज़ कॉल्ड अ फूड चेन। ये डेफिनेशन आपको याद करनी है, 1 मार्कर के लिए इंपॉर्टेंट है। प्लस एग्जाम्पल क्या होगा, वही ग्रास, डियर, लॉयन। इसमें ग्रास क्या है, प्रोड्यूसर। किसी भी फूड चेन की अगर शुरुआत करनी है तो वो हमेशा प्रोड्यूसर से होगी, क्योंकि अगर कोई ऑर्गेनिज्म फूड प्रोड्यूस ही नहीं करेगा तो कंज्यूम कैसे हो पाएगा। तो इसीलिए किसी भी फूड चेन की शुरुआत हमेशा किससे होती है, प्रोड्यूसर से। एनीथिंग विच वी ईट टू लिव इज़ कॉल्ड फूड। कोई भी चीज़ जो हम खाएं ज़िंदा रहने के लिए वो फूड है। अब ये नहीं कि मेडिसिन खा रहे हैं तो मेडिसिन फूड होगी, मेडिसिन हम अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए खाते हैं, ज़िंदा रहने के लिए नहीं। ज़िंदा रहने के लिए हम खाना खाते हैं, तो हर वो चीज़ जो ज़िंदा रहने के लिए खाई जाती है वो क्या है, फूड है। अब ये फूड हर एक ऑर्गेनिज्म को एनर्जी ट्रांसफ़र करता है। अगर एनर्जी मिलती ही नहीं फूड से तो हम खाते क्यों। अगर हमें कोई बेनिफिट नहीं है फूड खाने से तो हम फूड क्यों खाएं। ऑब्वियस सी बात है, हमें चिली पोटैटो खाने में मज़ा आता है इसलिए हम खाते हैं। सिमिलरली हर फूड से एनर्जी मिलती है, और हर फूड चेन स्टार्ट होती है प्रोड्यूसर से। हर फूड चेन स्टार्ट होगी प्रोड्यूसर से। हर खाने वाली चीज़, हर जिंदा रहने के लिए हर चीज़ जो हम खाते हैं वो खाना है। प्लस फूड चेन की डेफिनेशन, द सीक्वेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन अ कम्युनिटी इन विच वन ऑर्गेनिज्म कंज्यूम्स अनदर ऑर्गेनिज्म टू ट्रांसफर फूड एनर्जी इज कॉल्ड फूड चेन। सीक्वेंस वाइज अगर कोई ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है या उसे कंज्यूम कर रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, फूड चेन। एग्जांपल ग्रास, डियर, लॉयन। ग्रास क्या है यहाँ पे, प्रोड्यूसर। डियर क्या है, हर्बीवोर। लॉयन क्या है, कार्निवोर। आई होप यहाँ तक की बातें आपको समझ आई होंगी। इसके अलावा और कोई एग्जांपल, हाँ बहुत सारे एग्जांपल, जैसे ग्रास, ग्रास पे कौन फीड कर रहा है, इंसेक्ट। इंसेक्ट कौन खा रहा है, फ्रॉग। फ्रॉग को कौन खा रहा है, बर्ड या फिर फर्दर स्नेक। ऐसे ही और क्या है, एल्गी। एल्गी को कौन कंज्यूम कर रहा है, प्रोटोजोअन। प्रोटोजोअन को कौन कंज्यूम कर रहा है, स्मॉल फिशेस। स्मॉल फिशेस को कौन कंज्यूम कर रहा है, बिग फिशेस। यहाँ पे जो एल्गी है इसका दूसरा नाम भी है फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन प्रोड्यूसर होते हैं, प्लस जो प्रोटोजोआ है उसकी कैटेगरी है जू प्लैंक्टन की। तो ये दोनों प्लैंक्टन्स की कैटेगरीज में आते हैं। तो ये सिर्फ नाम याद रखना कि जो एल्गी है वो फाइटोप्लैंक्टन है, जो प्रोटोजोआ है ना वो जू प्लैंक्टन है। जू प्लैंक्टन दूसरा क्या है, हर्बीवोर। स्मॉल फिशेस कार्निवोर, बिग फिशेस टॉप कार्निवोर। जो किसी और कार्निवोर पे फीड करे उसे बोलते हैं टॉप कार्निवोर। जो सिंपल हर्बीवोर्स पे फीड करते हैं उन्हें कार्निवोर, जो किसी दूसरे कार्निवोर पे फीड करते हैं उन्हें टॉप कार्निवोर। तो एग्जाम्पल्स याद रहेंगे, ग्रास, इंसेक्ट, फ्रॉग, बर्ड, प्लांट, वॉर्म, बर्ड, कैट, एल्गी, प्रोटोजोन, स्मॉल फिश, बिग फिश। तो ये जो सीक्वेंस वाइज ईटिंग का प्रोसेस चल रहा था इससे बोलते हैं फूड चेन। फूड चेन सिर्फ यही है, सिंपल कॉन्सेप्ट है
किसी सीक्वेंस में किसी ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाना, यही फूड चेन कहलाता है। एग्जाम्पल भी याद हो गए होंगे। आई होप यहाँ तक समझ आया आप सबको। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो, हालांकि मैं ऐसे बता तो पाऊँगा नहीं, लेकिन आप अपनी तसल्ली के लिए पूछ लो सकते हो। आप मुझे मैसेज कर दो, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा, ज़्यादातर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फूड वेब। अगर आपको फूड चेन अच्छे से समझ आ गया कि जब सीक्वेंस में ऑर्गेनिज्म किसी ऑर्गेनिज्म पे फीड करते हैं तो उसे बोलते हैं फूड चेन, तो फूड वेब आपको और इजीली समझ आ जाएगा। बहुत इजी टॉपिक है। जैसे कि अभी हमने एग्जांपल देखा था कि ग्रास को डियर कंज्यूम करता है। अब कई बच्चों के माइंड में ये सवाल आया होगा कि ग्रास को ज़रूरी थोड़ी है डियर ही खाए, और भी कई हर्बीवोर हैं जो खा सकते हैं, जैसे गोट, शीप, बफलो एंड मैनी मोर। तो उन ऑर्गेनिज्म को हमने उस फूड चेन में इंक्लूड क्यों नहीं किया? रीज़न कि जब एक फूड चेन के अलावा भी कई सारी फूड चेन इंटरलिंक्ड हो जाएं तो उसे फूड वेब बोलते हैं, ना कि फूड चेन। मतलब अगर किसी एक ग्रास पे डियर फीड कर रहा है, डियर पे लॉयन, सिर्फ एक चेन चली थी तो एक चेन है तो फूड चेन बोलेंगे। लेकिन अगर उसी ग्रास पे डियर भी फीड कर रहा है, गोट भी फीड कर रही है, शीप भी फीड कर रही है, तो कई सारे ऑर्गेनिज्म एक ही सोर्स पे फीड कर रहे हैं, तो ऐसी इंटरलिंक्ड या इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स को हम बोलते हैं फूड वेब। कई सारी फूड चेन आपस में मिक्स हो जाएंगी तो उन्हें बोलेंगे फूड वेब। सिंपल है। अ लार्ज नंबर ऑफ फूड चेन एग्जिस्ट इन अ कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कई सारी फूड चेन्स एग्जिस्ट करती है हमारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कम्युनिटी में। तो इन्हीं फूड चेन्स का इंटरलिंक करना फूड वेब कहलाता है। द इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स ऑपरेटिंग इन एन इकोसिस्टम विच एस्टैब्लिश अ नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस स्पीशीज इज कॉल्ड अ फूड वेब। सिंपली भी लिख सकते हो, द इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स इज टर्म्ड एज फूड वेब। कई सारी फूड चेन्स को एक साथ अगर इंटरलिंक कर दो तो वो फूड वेब है। जैसे पहले प्लांट्स थे, प्लांट्स पे रेबिट भी फीड कर रहा है, माइस भी फीड कर रहा है, बर्ड्स भी फीड कर रही हैं, ग्रासहॉपर भी फीड कर रहा है। उस रैबिट को हॉक ने खाया, माइस को हॉक ने खाया, बर्ड को सीधा हॉक ने खा लिया, ग्रासहॉपर को सीधा हॉक ने खा लिया। तो सोर्स क्या था? प्लांट। प्लांट को कई सारे ऑर्गेनिजम्स ने खाया, फिर कई सारे ऑर्गेनिजम्स को एक अकेले हॉक ने खाया, या ग्रासहॉपर को फ्रॉग भी खा सकता है, माइस को स्नेक खा सकता है। तो ये सारी कई सारी फूड चेन्स जब आपस में इंटरलिंक्ड होगी, मतलब कहीं से कुछ भी समझ नहीं आया, तो वो फूड वेब है। सिंपल। अगर इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स हैं तो वो फूड वेब बनेगा। तो डेफिनेशन ध्यान से पढ़ो। द इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स ऑपरेटिंग इन एन इकोसिस्टम विच एस्टैब्लिश अ नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस स्पीशीज इज कॉल्ड अ फूड वेब। समझ आया? आई होप आ गया होगा। फूड चेन क्लियर है, फूड वेब क्लियर है। फूड वेब में और क्या होता है? फूड वेब हैज़ मैनी इंटरक्रॉसेज एंड लिंकेजेस अमंग द वेरियस स्पीशीज प्रेजेंट इन इट। कई सारे इंटरक्रॉस होते हैं, मतलब कहीं से कोई भी किसी को भी खा सकता है। दिस मीन्स दैट द वेरियस फूड चेन्स इन एन इकोसिस्टम डू नॉट ऑपरेट इन एन आइसोलेशन। कभी भी कोई भी फूड चेन आइसोलेटली एक्ट नहीं करेगी। मतलब ज़रूरी नहीं है कि किसी एक ग्रास को अगर डियर खा रहा है तो डियर ही कंज्यूम करेगा और कोई ऑर्गेनिज्म उसे कंज्यूम नहीं कर सकता। ऐसा पॉसिबल नहीं है। उस ग्रास पे कोई और ऑर्गेनिज्म भी फीड कर सकता है। तो दे ऑलवेज ऑपरेट इन द फॉर्म ऑफ अ नेटवर्क ऑफ फूड चेन्स। तो इसी नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं? फूड वेब। फूड वेब क्लियर है, फूड चेन क्लियर है। दो टॉपिक, दो मार्क्स आपके हाथ में। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो कि इससे भी इजी है, जो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। टॉपिक है ट्रॉपिक लेवल्स का। मतलब अलग अलग लेवल पे ऑर्गेनिजम्स कैसे कंज्यूम करते हैं, उस हिसाब से उनके नाम क्या दिए गए हैं। फूड चेन जो थी वो सिंपली फूड का फ्लो रिप्रेजेंट कर रही थी कि डियर ने किसे खाया, डियर को किसने खाया, तो सिंपल रिप्रेजेंट कर रही थी फ्लो। अब उसके नीचे एक एग्जाम वो लिखा हुआ था प्रोड्यूसर, हर्बीवोर, कार्निवोर। तो वो जो प्रोड्यूसर, हर्बीवोर और कार्निवोर लिखा हुआ था वो उसके अलग अलग ट्रॉपिक लेवल्स है। उस लेवल के ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलेंगे वो लिखे हुए थे, तो उसी को ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं। मतलब द वेरियस स्टेप्स, अलग अलग सीढ़ियाँ जो फूड चेन की कंजम्पशन में थी उसे क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक लेवल। द वेरियस स्टेप्स इन अ फूड चेन एट विच द ट्रांसफर ऑफ फूड टेक्स प्लेस आर कॉल्ड ट्रॉपिक लेवल्स।
अलग अलग स्टेप्स, जैसे पहली सीढ़ी किसकी थी, खाना बनाएंगे, खाना बनाया था कौन है, प्रोड्यूसर्स। फिर उन प्रोड्यूसर्स को कौन खाएगा, हर्बीवोर्स, प्लांट ईटिंग एनिमल्स। हर्बीवोर्स को कौन खाएगा, कार्निवोर्स, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स। फिर उन कार्निवोर्स को कौन खाएगा, फर्दर टॉप कार्निवोर। तो ये अलग अलग स्टेप्स बन गए, तो इसी हिसाब से वो अलग अलग ट्रॉपिक लेवल बन गए। इन ट्रॉपिक लेवल, ये 4 ट्रॉपिक लेवल है, प्रोड्यूसर, हर्बीवोर, कार्निवोर, टॉप कार्निवोर। इन चारों को और क्या लिख सकते हैं हम, प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शरी कंज्यूमर। तो यही 4 है, प्रोड्यूसर, हर्बीवोर, कार्निवोर, टॉप कार्निवोर। इनको और क्या लिख सकते हैं, प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शरी कंज्यूमर। अब एक चीज़ और है कि जैसे जैसे हम ट्रॉपिक लेवल में ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं, जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं वो कम होते जाते हैं। आप खुद ही एग्जांपल देख लीजिए, जैसे प्रोड्यूसर है, जो ग्रीन प्लांट्स की नंबर है वो कई ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू लॉयंस। आप हर जगह देख लोगे ग्रीन प्लांट्स आपको मिल जाते हैं, तो प्रोड्यूसर आपको इन लार्ज नंबर मिलते हैं। और जैसे ही उसके ऊपर वाले ट्रॉपिक लेवल पे जाए, डियर, एलिफेंट, बफलोज, इनका नंबर जो है वो एज कंपेयर टू प्रोड्यूसर्स, मतलब ग्रीन प्लांट से कम होगा इनका नंबर। 110% श्योर ये जो प्राइमरी कंज्यूमर है उनका नंबर जो है वो प्रोड्यूसर से कम ही होगा। सिमिलरली जैसे सेकेंडरी कंज्यूमर पे जाओ, जैसे क्या कहते हैं, लायन, जैकल, टाइगर, तो इनका जो नंबर है वो कंपेयर टू प्राइमरी कंज्यूमर कम होगा। सिमिलरली टर्शियरी कंज्यूमर, हॉक, वल्चर, ईगल, इनका जो नंबर है वो सेकेंडरी कंज्यूमर से कम होगा। जैसे जैसे आप हर एक ट्रॉपिक लेवल पे ऊपर बढ़ते जाते हो तो जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स है ना वो कम हो जाता है। तो इसलिए इसे पिरामिड स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। जैसे पिरामिड है, पिरामिड का जो बॉटम है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते छोटी छोटी होती जाती है। तो सिमिलरली जैसे ही हम ट्रॉपिक लेवल में ऊपर जाते जाते हैं तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम होते जाते हैं, डिक्लाइन होते जाते हैं। तो ये चीज़ भी याद रखनी है। हालांकि ये नोट्स में नहीं लिखी मैंने, लेकिन आपको बतानी थी तो मैंने बता दी। ट्रॉपिक लेवल समझ आ गया। प्रोड्यूसर्स को फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं, हर्बीवोर्स को सेकंड, कार्निवोर को थर्ड और टॉप कार्निवोर को फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। तो ये सारी चीज़ें ट्रॉपिक लेवल के बारे में थी। तो ट्रॉपिक लेवल आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फूड चेन, फूड वेब, ट्रॉपिक लेवल, ये 3 टॉपिक अच्छे से क्लियर हुए। 1-1 मार्क के आते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं आएंगे आपके सिलेबस में। अब कभी आपने सोचा है कि अगर इन ट्रॉपिक लेवल में से कोई एक ट्रॉपिक लेवल गायब कर दें तो क्या होगा? सोचो सोचो, फिर थोड़ी देर में मैं आंसर देता हूँ आपको। पहली बात तो ये, जो तो टिकटॉक टिकटॉक चलती है वो नहीं भाई, ये कुछ और है। पहली बात ये है कि जो अगर इनमें से अगर आपको कोई भी ट्रॉपिक लेवल गायब करना है तो वो गायब कौन कर सकता है? ऑब्वियसली आपके पास भी एक ही आंसर है, ह्यूमन बींग्स। क्योंकि वही ऐसा खुराफाती इंसान है जो ऐसे ऊटपटांग ख्याल सोच सकता है और कर सकता है। ह्यूमंस की ही एक्टिविटीज़ की वजह से कोई भी ट्रॉपिक लेवल कम हो सकता है। जैसे प्रोड्यूसर्स कैसे कम हो सकते हैं? ह्यूमन बीइंग डिफॉरेस्टेशन करना शुरू कर दे तो प्रोड्यूसर्स का लेवल कम हो जाएगा। हर्बीवोर्स पोचिंग की वजह से, हर्बीवोर, कार्निवोर, टॉप कार्निवोर, ये सब पोचिंग हंटिंग की वजह से कम हो सकते हैं। तो एट लास्ट करेगा कौन? ह्यूमन बीइंग्स ही। ह्यूमन बीइंग्स की इसी गलती का नतीजा है सहारा डेजर्ट और अपना राजस्थान। रीज़न हुआ क्या था? जिस सहारा डेजर्ट में रोमन्स ने लायंस की कैप्चरिंग शुरू कर दी। लायंस को लार्ज नंबर पे उन्होंने कैप्चर करना, हंट करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से जो लायंस की पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई। अब लायंस की पॉपुलेशन कम हुई, उसकी वजह से हुआ क्या कि जो हर्बीवोर्स थे उनकी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ गई। रीज़न, उन्हें कोई खाने वाला नहीं है। तो इंसान ने क्या किया? लायंस को हंट करना शुरू किया। लायंस की हंटिंग की वजह से हुआ क्या? जो हर्बीवोर्स थे उनकी पॉपुलेशन बढ़ गई। हर्बीवोर्स की पॉपुलेशन बढ़ने से क्या हुआ कि वो प्रोड्यूसर्स को ज़्यादा कंज्यूम करने लगे, जिसकी वजह से जो ग्रीन लैंड था वो बैरन हो गया। रीजन सारा सारा उन्होंने ग्रेज कर लिया, तो जिसकी वजह से वो डेजर्ट में डेवलप हो गया। तो एक भी लेवल को अगर हम हार्म करते हैं तो उसकी वजह से पूरा का पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है। सेम हमने ये देखा, और सेम कहाँ पे हुआ?
आपके राजस्थान के डेजर्ट्स में, वहाँ भी हंटिंग वगैरह की वजह से ओवरग्रेजिंग हुई, ओवरग्रेजिंग की वजह से डेजर्ट एरिया बन गया। तो अगर आप किसी भी, अब यही सोच लो, अगर यहाँ पे कार्निवोर्स की बजाय हर्बीवोर्स को हंट किया जाता, होता क्या, हर्बीवोर्स को हंट किया तो जो कार्निवोर्स हैं, कार्निवोर्स के लिए फूड नहीं बचा, कार्निवोर्स की डेथ होगी। कार्निवोर्स नहीं है तो टॉप कार्निवोर्स नहीं बचेंगे, और अगर कार्निवोर्स, टॉप कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स कोई भी नहीं है तो किसकी पॉपुलेशन रह जाएगी, सिर्फ प्रोड्यूसर्स की। और एट लास्ट प्रोड्यूसर्स भी नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। रीज़न, उन्हें भी क्या चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, वो उन्हें कोई देने वाला है नहीं। तो एट लास्ट क्या हो जाएगा, पूरी जो पॉपुलेशन है वो वाइप आउट हो जाएगी। हर्बीवोर्स का देख लिया, अगर प्रोड्यूसर्स ही ना हो, अगर प्रोड्यूसर्स ही ना हो तो आगे की फूड चेन तो बन ही नहीं सकती। तो अगर प्रोड्यूसर्स ना हो तब भी कोई भी लाइफ सस्टेन नहीं कर सकती, हर्बीवोर्स ना हो तब भी कोई लाइफ सस्टेन नहीं करेगी, अगर कार्निवोर्स ना हो तब भी लाइफ सस्टेन नहीं करेगी। सारा डेजर्ट एग्जाम्पल है। तो कोई भी ट्रॉपिक लेवल अगर डिस्कार्ड किया जाता है तो उसकी वजह से जो उसके रिजल्ट्स हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं, वो पूरी की पूरी एंटायर पॉपुलेशन को फेस करनी पड़ेगी। तो हम किसी भी ट्रॉपिक लेवल को ख़त्म करने के बारे में सोच नहीं सकते। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना कि अगर किसी भी ट्रॉपिक लेवल को आप ख़त्म करने के बारे में सोचते हो तो पूरी की पूरी पॉपुलेशन को उसका कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। तो ये क्लियर है, फूड चेन क्लियर है, फूड वेब क्लियर है, ट्रॉपिक लेवल्स क्लियर हैं, पिरामिड स्ट्रक्चर क्लियर है। उसके बाद ह्यूमन बींग्स की एक्टिविटी से कैसे हार्म हो सकता है वो क्लियर है। इसके बाद अब आता है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी इन फूड चेन। अब फूड चेन में एनर्जी कैसे ट्रांसफ़र होती है वो, सबसे पहले तो एनर्जी का मेन सोर्स क्या है, सन। सन से अल्टीमेटली एनर्जी मिलती है। तो वो एनर्जी कौन कंज्यूम करता है, प्लांट्स। प्लांट्स जो सन से एनर्जी लेते हैं उसका 1% लीव्स में वो ट्रैप करते हैं और फोटोसिंथेसिस के टाइम पे यूज़ करते हैं। अबाउट 1% ऑफ द सन्स एनर्जी फॉलिंग ऑन द लीव्स इज यूज्ड बाय द प्लांट्स इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड स्टोर्ड एज अ केमिकल एनर्जी ऑफ फूड। तो बेसिकली जो सन से एनर्जी मिल रही है उसका कितना यूज़ कर रहे हैं प्लांट्स, 1%। किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे जब भी हम पढ़ेंगे तो वो एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी 10% में। सिर्फ यही एक लेवल है जहाँ पे 1% एनर्जी है। तो ये याद रखना, प्लांट्स हमेशा सन से 1% एनर्जी कंज्यूम लेते हैं, जो एनर्जी वो लेते हैं उसका 1% वो कंज्यूम करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये चीज़ याद रहेगी। इसके बाद आते हैं हम कुछ फर्दर स्टेप्स पे। फर्दर स्टेप्स क्या है, मतलब पॉइंट्स हैं कि एनर्जी ट्रांसफ़र होती है तो क्या क्या होता है। सबसे पहले, एनर्जी ना ही हम बना सकते हैं ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वो तो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, बस उसकी फॉर्म चेंज हो सकती है। तो सेम फर्स्ट पॉइंट वही है, एनर्जी इज नॉट क्रिएटेड इन द इकोसिस्टम, एनर्जी इज ओनली कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी को हम बना नहीं सकते, सिर्फ उसकी फॉर्म कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा, ये कॉन्टिन्यूस ट्रांसफ़र होता है। There is a continuous transfer of energy from one trophic level to organism of the next trophic level in the food chain. Continuously transfer होती रहती है, ऐसा नहीं कि किसी एक ट्रॉपिक लेवल पे जाके वो स्टॉप हो जाएगी, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि टॉप कार्निवोर्स के बाद भी डिकम्पोजर्स उस पर एक्ट करते हैं, डिकम्पोजर्स उसे डिकम्पोज करके वापस से एनवायरनमेंट में मिक्सअप कर देते हैं, तो वो फिर से चेंज हो जाती है। तो एनर्जी का ट्रांसफ़र कॉन्टीन्यूस है, एनर्जी क्रिएट नहीं की जा सकती। फिर कुछ एनर्जी प्लांट्स या कोई भी ऑर्गेनिज्म मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए स्टोर करता है या यूटिलाइज करता है। एट ईच ट्रॉपिक लेवल सम ऑफ द एनर्जी इज यूटिलाइज बाय द ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। कुछ एनर्जी वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ कर लेता है। उसके बाद कुछ एनर्जी डिकम्पोजर्स यूज़ करते हैं। अ पार्ट ऑफ एनर्जी एट ईच ट्रॉपिक लेवल इज यूटिलाइज्ड फॉर द फंक्शनिंग ऑफ डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स की फंक्शनिंग के लिए वो यूटिलाइज होती है। कुछ एनर्जी लॉस लूज हो जाती है। देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच ट्रॉपिक लेवल इन द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन वेरियस ट्रॉपिक लेवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच गोज इन टू द एनवायरमेंट एंड रिमेन्स अनयूटिलाइज्ड। 5 पॉइंट है, एनर्जी ना ही क्रिएट कर सकते हैं, कॉन्टीन्यूस ट्रांसफ़र होगा, कुछ एनर्जी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में यूज़ हो जाएगी, कुछ एनर्जी डिकम्पोजर्स की फंक्शनिंग में यूज़ हो जाएगी और कुछ एनर्जी लूज हो जाएगी।
ये 5 पॉइंट याद नहीं करने, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एनर्जी का ट्रांसफ़र कैसे वर्क करता है। अब जो याद करना है, जो सबसे मेन कंसेप्ट है, जहाँ से क्वेश्चन मेजरली पूछा जाता है, वो है 10% लॉ। 10% लॉ ध्यान से सुनना, होता क्या है, जैसे कि डियर को लायन ने खाया और डियर ने घास खाई, ग्रास कंज्यूम की। तो ग्रास जितनी उसने डियर ने कंज्यूम की, उसका सिर्फ 10% एनर्जी डियर को मिलता है। जैसे अगर डियर ने 1000 जूल ग्रास कंज्यूम की, तो उसका 10% 100 जूल, 100 जूल की एनर्जी मिलेगी डियर को। फिर डियर को कंज्यूम किया किसने, लायन ने, तो उस 100 का 10% मतलब 10 जूल जाएगा लायन के पास। तो ये चीज़ है, 10% लॉ के हिसाब से हर एक ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी का सिर्फ 10% ही ट्रांसफ़र होता है। According to 10% law, only 10% of the energy entering a particular trophic level of the organism is available for transfer to the next higher trophic level. सिर्फ 10% ही अवेलेबल है ट्रांसफ़र करने के लिए, बाकी तो वो अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ वगैरह में कंज्यूम कर लेता है। तो ये चीज़ याद रखनी है, 10% लॉ की स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नीचे एग्जांपल दे रखा है, ग्रास, माइस, स्नेक, पिकॉक। ग्रास 100 जूल, उसका 10% 10 जूल माइस में गया, उसका 10% 1 जूल स्नेक में गया, उसका 10% 0.1 जूल पिकॉक में गया। तो हर एक ट्रॉपिक लेवल पे 10% एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, इसी को बोलते हैं 10% लॉ। और इसकी स्टेटमेंट एग्जांपल याद रखना, रीज़न 3 नंबर के क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछ लेते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय 10% लॉ, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो वहाँ पे आपको फ्री के नंबर हैं, क्योंकि है क्या, कुछ नहीं, हर एक टॉपिक लेवल में कितनी एनर्जी अवेलेबल है ट्रांसफर होने के लिए, 10%। इसी को इंग्लिश में लिख देना है, अकॉर्डिंग टू 10% लॉ ओनली 10% ऑफ द एनर्जी एंटरिंग अ पर्टिकुलर टॉपिक लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म इज अवेलेबल फॉर द ट्रांसफर टू द नेक्स्ट हायर टॉपिक लेवल। तो ये था 10% लॉ। आज हमने क्या क्या कवर कर लिया, फूड चेन कवर कर लिया, फूड वेब कवर कर लिया, टॉपिक लेवल्स कवर कर लिए, 10% लॉ कवर कर लिया। अब हमारे सिर्फ 3 टॉपिक बचते हैं, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर और मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस। नेक्स्ट क्लास में होपफुली ख़त्म हो जाएगा चैप्टर, उसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लेकिन बेटा पढ़ना शुरू कर दो घर पे, छुट्टियाँ हो गई अब तो स्कूल की भी, कईयों की पीरियडिक टेस्ट चल रहे हैं, तो उस पर थोड़ा ध्यान दे लो। हालांकि कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, चीटिंग करके देने आपने मेजरली, तो ज़रा ध्यान दो पढ़ाई पे, और जितना हो गया है वो रिवाइज़ करते रहो साथ साथ। टेस्ट कोई बढ़िया नहीं गया था, फिर से आपका टेस्ट होने वाला है, बी प्रिपेयर्ड। चलो बाय बाय, सी यू।